जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ SOC 202 यानी सोशोलॉजी का 202 का प्रीवियस ईयर पेपर। स्टूडेंट, जैसा कि आपका टाइम टेबल एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है और आपका एग्जामिनेशन बहुत क्लोज है, तो हम जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि अपने समय में से आपके लिए भी समय निकाल कर जल्दी जल्दी आपको प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट करा दें। तो स्टूडेंट, आज हम SOC 202 जो आपके सोशोलॉजी का थर्ड सेमेस्टर के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सोशोलॉजी का दूसरा पेपर है। और आप देख सकते हैं कि इस पेपर का टाइटल की बात करें तो इस पेपर का टाइटल है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया पेपर 2, यानी 2 लिखा है, यानी ये पेपर 2 की बात कर रहा है और ये 3 क्रेडिट का पेपर। स्टूडेंट, बिना आपका टाइम वेस्ट किए आपको ले चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ और देखेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके राइट आंसर क्या है। स्टूडेंट, साथ ही साथ बताना चाहूंगा, हमेशा की तरह पेन पेपर मेरे साथ लेकर बैठिएगा, जो जरूरी बातें आपको बताई जाएंगी उसको नोट करिएगा ताकि आपकी तैयारी सबसे अच्छे ढंग से संपन्न हो सके। स्टूडेंट्स, चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ नजर डालते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक आंदोलन है, यानी सोशल मूवमेंट क्या है। तो सोशल मूवमेंट क्या है, तो कह रहा है सरकार के प्रति विघटनकारी एवं अराजक चुनौतियां। तो ये तो चुनौती थोड़ी ना है, सामाजिक आंदोलन वो भी विघटनकारी और अराजक, मतलब बोल रहा है अराजक को कहेंगे कि कैओटिक चैलेंजेस और डिस्ट्रप्टिव चैलेंजेस, तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा कह रहा अप्रभावित जन आंदोलन, नहीं, अगर ये रहता प्रभावी जन आंदोलन तो सामाजिक आंदोलन एक प्रभावी जन आंदोलन है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि नए मापदंडों, विश्वासों तथा मूल्यों को स्थापित करने के प्रयास में एक साथ काम करने वाले व्यक्तियों की सामूहिक कार्रवाई, यानी द कलेक्टिव एक्शन ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन एन अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश न्यू नॉर्म्स, बिलीव्स और वैल्यूज, यानी नए नॉर्म्स, बिलीव और वैल्यूज को एस्टेब्लिश करने का एक प्रक्रिया, एक कार्रवाई। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखते चलिएगा। अगर वीडियो आपको फास्ट लगेगा तो स्लो करके स्टूडेंट देखिएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि सोशल मूवमेंट क्या है, कि सामाजिक आंदोलन है। तो देखिए, सामाजिक आंदोलन समाज के लिए, लोग के लिए पब्लिक पॉलिटिक्स होता है। ठीक है, तो ये पब्लिक पॉलिटिक्स है। ठीक है, जबकि दूसरा तीसरा ऑप्शन भी आप देखते चलेंगे, इलाइट मतलब होता है उच्च वर्ग का आंदोलन है, नहीं, ये पब्लिक का आंदोलन है। इसलिए इस लोक नीति सहयोग का नौकरशाही ब्यूरोक्रेटी, यानी जो डीएम, जो सरकारी पद होते हैं उनका आंदोलन है, नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए ही सही रहेगा। चलिए स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो मुंबई में हम बात करें कि जो प्रार्थना सभा या प्रार्थना समाज स्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे, द ईयर वाज 1867। तो ईयर क्या था स्टूडेंट, द ईयर वाज 1867, यानी 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी। स्टूडेंट्स, चीज़ों को ध्यान से आप देखते चलेगा और ये सारे क्वेश्चन आपके इस बार एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है कि चिपको आंदोलन से जुड़े ग्रामीण ने किस मुद्दे पर विरोध किया। तो ये तो आपको बच्चे को ही पता है स्टूडेंट्स, कि आप इसको तो जरूर जानते हैं कि चिपको आंदोलन जो था, कि चिपको मूवमेंट वॉज क्या, किस लिए था, वनों की कटाई एवं वाणिज्यिक कार्य के विरोध में था। किसके विरोध में था, तो वनों को जो काटा जाता था और वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल एक्टिविटी, फैक्ट्री लगाना और ये सब सेटअप करना, बड़ी बड़ी उद्योग धंधे को स्टेब्लिश करने के लिए पेड़ों को काट देना, तो डिफॉरेस्टेशन एंड कॉमर्शियल लॉगिंग के खिलाफ ये आंदोलन था, चिपको आंदोलन। स्टूडेंट, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखा इससे, चिपको से, अपिको से, इन सबसे उठाए गए हैं, तो मैं इस सबको आपको ध्यान में देना है। स्टूडेंट, चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा नाम भी आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ, आप नोट करिएगा कि सुंदरलाल बहुगुणा ने 1970 में, मतलब इस आंदोलन को शुरू किया। ठीक है, और सुंदरलाल बहुगुणा इसमें प्रमुख व्यक्ति हैं चिपको आंदोलन में। और बात करें स्टूडेंट कि इन्होंने, सुंदरलाल बहुगुणा, अगर एक क्वेश्चन और आता है तो ये 1980 से लेकर 2004 तक टिहरी बांध परियोजना के टिहरी बांध जो था उसके विरोध में भी इन्होंने अपना आवाज बुलंद किया कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो सुंदरलाल बहुगुणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट आंसर तो आपका यही रहेगा कि जो चिपको आंदोलन था वो वनों की कटाई और वाणिज्यिक कार्य जो हुए जा रहे थे क्षेत्र में, उसके विरोध में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन विश्नोई आंदोलन से संबंधित है। अब देखिए, विश्नोई आंदोलन से संबंधित है, इसलिए नाम को भी उसने पूरा नहीं दिया हुआ है। तो विश्नोई कह रहा है गौरा देवी, कि हु इज एसोसिएटेड विद विश्नोई आंदोलन या विश्नोई मूवमेंट। तो गौरा देवी, अभी बताऊंगा कि गौरा देवी किस और आंदोलन से जुड़ी हुई है, किस दूसरे आंदोलन से, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है कि विश्नोई आंदोलन से जुड़ी हुई जो महिला है वो है अमृता देवी विश्नोई। मतलब सी इज हाईली रिमार्केबल फिगर इन द बिश्नोई मूवमेंट। ठीक है, वो बिश्नोई मूवमेंट से जुड़ी बहुत ही रिमार्केबल फिगर है, जिनको आपको जानना चाहिए कि इनका पूरा नाम अमृता देवी बिश्नोई था। नोट करिएगा कि 1730 में इन्होंने अपनी
3 बेटियों के साथ इन्होंने क्या कर दिया था, अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, यानी अपने प्राणों का बलिदान किया था बस पेड़ों को काटने से बचाने के लिए। क्योंकि विश्नोई समाज है ना, वो पेड़ों को पूजता है और वो पेड़ों को काटते नहीं है, ठीक है, और वो उनके धर्म के खिलाफ है। तो उन्होंने अपना धर्म निभाते हुए पेड़ों मतलब राजा और राजा के सैनिकों का विरोध करते हुए 1730 में अपनी 3 बेटियां, इनकी 3 बेटियों का नाम आसू, रत्नी और भागु, और ये खुद अमृता देवी वैष्णव, इन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दिया था और ये विश्नोई समाज से हैं, ठीक है। तो ये जो आंदोलन सबसे पहले इन्होंने पेड़ों को बचाने का आंदोलन, अमृता देवी का नाम आता है उसमें, 1730 में ये चलाया था इन्होंने, ठीक है। तो इनका पूरा नाम ही अमृता देवी विश्नोई, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1730 सबसे पहले। साइलेंट स्प्रिंग, अगला क्वेश्चन पूछा है साइलेंट स्प्रिंग किसकी पुस्तक है। तो बात करें स्टूडेंट साइलेंट स्प्रिंग की, तो साइलेंट स्प्रिंग इज अ बुक बाय रेचल कार्सन। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस वर्क रेचल कार्सन के और वर्क्स को आपको देख लेना है हमेशा की तरह। जैसे आपको पता ही है कि जो जो क्वेश्चन के आसपास रेचल कार्सन को आपके और भी किताबों को आपको देखना है, जिसमें साइलेंट स्प्रिंग इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा था कि हु सेड इन्वायरमेंट इज एनी एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस अस, यानी पर्यावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, कथन किसका है। तो ईजे रॉस, देखिए पहला ऑप्शन ही सही आंसर है कि ये स्टेटमेंट दिया था ईजे रॉस ने, ठीक है। तो ईजे रॉस को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन कम्युनिस्ट विचारधारा, यानी विच मूवमेंट इज इंस्पायर्ड बाय कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। तो कम्युनिस्ट आंदोलन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, तो ये सरकारा भूदान यानी भूमि का दान, सर्वोदय और नक्सलबाड़ी और असहयोग। तो नक्सलबाड़ी भूदान, नक्सलबाड़ी की बात करें तो नक्सलबाड़ी जो है वो कम्युनिस्ट विचारधारा से संबंधित आंदोलन है, ठीक है। नक्सल जो है वो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित माने जाते हैं और अपने संघर्षों की लड़ाई माना जाता है, वो लड़ते हैं, लेकिन उनका लड़ने का तरीका जो है वो गैर संविधानिक है, ठीक है। वो संविधान में नहीं है, इसलिए हम लोग उनसे सहमत नहीं है। तो नक्सलबाड़ी कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित आंदोलन क्या है, नक्सलबाड़ी हो जाएगा यहाँ पे। और असहयोग तो गांधी जी का आंदोलन था अंग्रेजी सरकार के विरोध। अगला क्वेश्चन करा सामाजिक आंदोलन एवं संरचनात्मक तनाव सिद्धांत के प्रतिपादक, यानी स्ट्रक्चरल स्ट्रेस थियरी ऑफ सोशल मूवमेंट। स्ट्रक्चरल स्ट्रेस थियरी ऑफ सोशल मूवमेंट कौन दिया है, प्रोपाउंड कौन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट नील स्मेसलर, ठीक है। तो नील स्मेल्सर को हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे कि सामाजिक आंदोलन एवं का संरचनात्मक तनाव यानी स्ट्रक्चरल स्ट्रेस थियरी जो है ऑफ सोशल मूवमेंट, ये नील स्मेसलर का है, ठीक है। अगला बात करें स्मेल्सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे एवं प्रकारों में घटित होते हैं, ठीक है। तो यानी बाय सोशल, ये कौन कहा था कि बाय सोशल चेंज इज मीन्ट ओनली सच अल्टरेशन एज ऑकर इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ये स्टेटमेंट है किंग्सले डेविस का, ठीक है। किंग्सले डेविस ने का ये बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है स्टूडेंट, के डेविस। तो इस यहाँ पे उनका शॉर्ट नाम लिखा है, इनका पूरा नाम किंग्सले डेविस है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किंग्सले डेविस का है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सांस्कृतिक प्रवाह की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो सांस्कृतिक प्रवाह की अवधारणा का जो, देखिए अभी मैं दो बातें बता रहा हूँ। प्रयोग सबसे सांस्कृतिक प्रवाह यानी कल्चरल ड्रिफ्ट के लिए जाना जाता है हर्शकोविट्ज को, ठीक है। हर्शकोविट्ज को जाना जाता है। तो इसको यूज किया हर्शकोविट्ज ने, लेकिन ये दिया किसने अगर पूछ ले तो इसको दिया था एडवर्ड टेलर ने, ठीक है। दिया किसने, एडवर्ड टेलर ने, लेकिन उसको बहुत ज्यादा प्रयोग क्यों किसने किया कल्चर ड्रिफ्ट को, तो हर्शकोविट्ज को। इस बात को भी आपको ध्यान रखना कि दिया हुआ कॉन्सेप्ट ये एडवर्ड टेलर का है, यानी इस थियरी को इसको देने वाला व्यक्ति एडवर्ड टेलर है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसने कहा कि सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है, यानी सोशल मूवमेंट आर कलेक्टिव अटेम्प्ट टू प्रमोट और रेजिस्ट चेंज आइदर इन द सोसाइटी और इट्स मेंबर, यानी सोसाइटी या मेंबर में वो परिवर्तन लाने का वो जरिया है सामाजिक आंदोलन। तो ये किसने कहा, हार्टन एंड हंट ने, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट ये किसका है, हार्टन एंड हंट, ठीक है। ऑप्शन जो सी आपका कह रहा है वही आपका राइट आंसर है, ठीक है, हार्टन एंड हंट, ओके। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तीसरा कह रहा है, देखिए अब आ गया अपिको। चिपको आंदोलन मैंने आपको बताया सुंदरलाल बहुगुणा। अब पूछा है अपिको आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं, इसको बात को बहुत ध्यान से, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सबों से पक्का क्वेश्चन आने वाला है। तो अपिको आंदोलन उत्तरी कर्नाटक में, ठीक है, उत्तरी कर्नाटक राज्य में से जो सबसे पहले शुरू हुआ। अपिको आंदोलन उत्तरी कर्नाटक में ही शुरू हुआ, मतलब ये समय क्या था 1983, और जो चिपको आंदोलन का समय था 1970। यानी चिपको आंदोलन से प्रेरणा लेते हुए अपिको आंदोलन कर्नाटक में शुरू हुआ पेड़ों को बचाने के लिए। वो चिपको आंदोलन भी था और ये अपिको इसमें भी और ये किसके विरोध, इसका मतलब क्या था कि वाणिज्यिक औद्योगिक हितों से पर्यावरण की
रक्षा की जाए, यानी वाणिज्यिक और औद्योगिक हितों को, यानी जो कॉमर्शियल जो चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल जो इंटरेस्ट है उसको परे रखना होगा और पर्यावरण को बचाना शुरू करना होगा 1983 में। इस अपिको आंदोलन को प्रभावी से उत्तरी कर्नाटक में मतलब इसको इसके कह सकते हैं कि इससे जुड़ा हुआ जो प्रमुख व्यक्ति है वो पांडुरंगे हेगड़े, आप याद रखिएगा उनका नाम, कि कर्नाटक में पांडुरंगे हेगड़े, और इन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा से प्रेरणा ली थी, ठीक है, जो पर्यावरणविद है, खुद भी पांडुरंग हेगड़े। तो अपिको आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर पूछ लेगा तो आपको याद रखना है पांडुरंगे हेगड़े, 1983 में कर्नाटक में ये शुरू हुआ। ये सारी बातें आप अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब पारित हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह ये 1856, यानी जो था हिंदू विडो री मैरिज एक्ट जो आया वो कब आया? 1856 में। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, 1856। ओके, तो ये 1856 में मतलब विधवाओं को भी माना गया कि वो समाज में अपने आगे मतलब उनको दोबारा जीवन जीने का हक है और दोबारा विवाह कर सकती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो 15वां क्वेश्चन है, सोशल मूवमेंट इन इंडिया, ये किसकी बुक है? तो सोशल मूवमेंट इन इंडिया जो बात करें तो ये एमएसए राव, ठीक है, ये बुक है एमएसए राव, जो ऑप्शन ए आपका कह रहा है स्टूडेंट कि ये इनकी बुक है, ठीक है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कह रहा है द कॉजेज, हिंदी में कासेज लिखा है, द कॉजेज इसको पढ़ेंगे, द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट नामक की पुस्तक किसने लिखा है? द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट की बात करें तो सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट ये बुक है सर सैयद अहमद खान की। ओके, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था वो भी देखते हैं, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को आपको समझ लेते हैं। थियरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, ये बुक किसकी, यानी इसका ऑथर कौन है? थियरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, तो इससे इसको मैंने आपको पहले समझाया था कि नील, इनसे ये क्वेश्चन आया, राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है, नील स्मेल्सर जो है ये इन्हीं का है, थियरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, ये नील स्मेल्सर की बुक है और ये राइटर, इससे जुड़ा हुआ सिद्धांत, ये सब थियरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर थोड़ा सा अच्छे से समझ के जाइएगा, ठीक है। इसे देखिए 2 क्वेश्चन उठाया गया इस बार। आर्य समाज द्वारा किया जाने वाला आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन था? तो आर्य समाज द्वारा किया जाने वाला आंदोलन और शिक्षा सुधारवादी और जिसको रिफॉर्मेशन मूवमेंट से आप जुड़ा होता है, रिफॉर्मेटिव ना, रिफॉर्मेशन मतलब होता है सुधारवादी आंदोलन, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। देखिए धार्मिक और वैदिक आंदोलन नहीं था, इन्होंने वेदों को पढ़ने के लिए दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, लेकिन ये जो आंदोलन था ना वो सुधारवादी आंदोलन था, सुधार लाना था इनका मकसद था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आंदोलन की उत्पत्ति के संदर्भ में पुनर्जीवन का सिद्धांत किसने दिया था? पुनर्जीवन का सिद्धांत जिसको हम कहते हैं रिवाइटलाइजेशन रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ सोशल मूवमेंट, तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया है वो एसी वॉलेस, ठीक है, एसी वॉलेस, जो ऑप्शन आप सी देख रहे हैं एसी वॉलेस का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये इसको देने वाला व्यक्ति कौन था कि सामाजिक आंदोलन की उत्पत्ति के संदर्भ में पुनर्जीवन का सिद्धांत एसी वॉलेस ने दिया हुआ है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा था एमएस राव ने सामाजिक आंदोलन के संरचनात्मक सिद्धांतों में से किस पे अधिक उपयुक्त माना है, यानी एमएसए राव के कौन से कि स्ट्रक्चरल थियरी में कौन सा इसमें सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है? तो ये कह रहा थियरी ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन, संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत यानी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ थियरी, तो इसको उन्होंने नहीं माना है। ऑप्शन जो हमारा ए ही है स्टूडेंट, यही राइट आंसर है। आपका टाइम न लेते हुए आपको मैं राइट आंसर इसलिए बस बताता हूँ स्टूडेंट कि आप सीधे बस उसी को जानिए और उससे उसको जोड़ के रखिए, क्योंकि अलग पढ़ने से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लास्ट टाइम चला है तो होगा। तो आपको सीधे जानना है कि एमएसए राव ने जो माना है सामाजिक आंदोलन के संरचनात्मक सिद्धांतों में, तो वो सबसे ज्यादा उसमें किसको बात करते हैं? वो तुलनात्मक अभाव बोध का सिद्धांत को वो ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि ये वाला चीज है, इसमें अभाव रहा है तो ये चीजों का, तो उस बात पे जोर ज्यादा देते हैं, ठीक है। अगला है कृषक आंदोलन के विश्लेषण में किसका नाम है? अब कृषक आंदोलन देखिए, कृषक आंदोलन बहुत विस्तृत आंदोलन चला और 1920 से 40 के दशक में कई सारे किसान संगठनों का उदय हुआ और इसका विश्लेषण किया डीएन धनाग्रे ने, ठीक है। तो किसानों से उनकी समस्या, इसका विश्लेषण पे बनाने वाले डीएन धनाग्रे जी का नाम आता है, तो इससे उन्होंने इसका एनालिसिस किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करता है, पर्यावरण आंदोलन से संबंधित है, तो पर्यावरण आंदोलन किससे संबंधित? जल प्रदूषण, मृदा वायु प्रदूषण, उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण आंदोलन सब चीज है, जल प्रदूषण भी दूर करना है, मृदा प्रदूषण, तभी तो पर्यावरण अच्छा होगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन इस बार दे दिया गया था। ये सारे क्वेश्चन अगर ऐसे आएंगे तो उम्मीद करता हूँ आप सारे स्टूडेंट इस सबको अच्छा करेंगे। अगला कह रहा है, भारत में पहली राष्ट्रीय खनिज नीति यानी फर्स्ट नेशनल माइनिंग पॉलिसी कब इंप्लीमेंट हुई, कब लागू की गई? तो फर्स्ट माइनिंग पॉलिसी जो है भारत में इंप्लीमेंट की गई, लागू की जो वर्ष था 1993 का, ठीक है, 1993।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? स्टूडेंट अब ये तो कोई एकदम अच्छा सा मतलब बेसिक सा सवाल है। आप सब लोगों को बताना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? हम 5 जून को मनाते हैं और हर बार पर्यावरण दिवस की यानी इन्वायरमेंट डे की कोई ना कोई थीम होती है, ठीक है। श्रमिक संघ के क्या कार्य हैं? अब देखिए श्रमिक संघ के कार्य पूछा है, तो श्रमिक संघ क्या करता है? उत्पादन में वृद्धि, औद्योगिक उद्योगों का आधुनिकीकरण, उत्पादन गुणवत्ता में सुधार, श्रम कल्याण हेतु प्रयत्न। तो जो संघ बनता है वो श्रमिकों का कल्याण हो, एफर्ट ऑफ लेबर वेलफेयर, जो है श्रम कल्याण हेतु प्रयत्न, ठीक है, कि श्रमिकों का कल्याण, एग्जैक्टली इसको लिखना चाहिए था कि श्रमिकों के कल्याण हेतु प्रयत्न। श्रम कल्याण हेतु प्रयत्न भी वही मतलब है, लेकिन श्रमिकों के कल्याण हेतु प्रयत्न श्रमिक संघ का काम है। अगला क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज, यानी हु फाउंडेड सत्य शोधक समाज, ठीक है। तो सत्य शोधक समाज ये तो सब आप जानते होंगे स्टूडेंट, ये ज्योतिबा फूले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले, ठीक है, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है महात्मा गांधी ने किस दलित नेता के प्रभाव में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की? देखिए अब घनश्याम दास बिरला का भी इसमें सहयोग रहा है, ठीक है। तो ये हरिजन सेवक संघ की स्थापना करने में घनश्याम दास बिरला ने महात्मा गांधी की सहयोग किया, लेकिन किस दलित नेता से प्रभावित हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ठक्कर बप्पा, ठीक है, ठक्कर बप्पा, ठीक है। तो इस दलित नेता से प्रभावित होकर समय ये भी नोट करेगा स्टूडेंट, अगर पूछ देता किस समय हुआ तो 30 सितंबर 1932 में स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था अस्पृश्यता, छुआछूत, इन सब चीजों को दूर करना, ठीक है। जो हरिजन सेवक संघ था इसका मूल लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन जो पूछा था संवैधानिक रूप से दलित जातियों का संबंध किस श्रेणी से है? यानी कॉन्स्टिट्यूशनली दलित कास्ट आर रिलेटेड टू विच कैटेगरी? किस कैटेगरी से दलित कास्ट जुड़े हुए हैं? तो दलित किससे जुड़े हुए हैं? ये तो आप जानते ही हैं, दलित जुड़े होते हैं अनुसूचित जातियों से, शेड्यूल कास्ट से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारत में ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन हुआ? तो ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध करने के लिए कौन सा आंदोलन चला? यानी विच मूवमेंट अपोज द ब्राह्मणिक डोमिनेंस इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर है महार आंदोलन, ठीक है, महार मूवमेंट, ओके। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ब्राह्मणवादियों को चुनौती, प्रभुत्व को विरोध करने वाला महार आंदोलन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, तीसरा प्रश्न था आपका, वो कह रहा आया था पिछली बार कि दलित जातियों की परिस्थिति में सुधार लाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस संस्थान की स्थापना की? स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगा कि आप जो क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं ना उसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे आंसर ऐसा हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे आंसर गलत दिए हुए हैं। तो आप पढ़िए जरूर उसको, लेकिन उत्तर को क्रॉस चेक जरूर करिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि दलित जातियों की परिस्थिति में सुधार लाने के लिए डॉक्टर बी अम्बेडकर ने किस संस्था की स्थापना की? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर ही मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, उन्होंने स्थापना की पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की। और आप नोट करिएगा स्टूडेंट इसमें अतिरिक्त पॉइंट कि 8 जुलाई 1945 को पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना उन्होंने दलित जातियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए इसको किया। और इसी के अंतर्गत सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की स्थापना 1946 में की। तो जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1945 में, और इसी सोसाइटी के अंतर्गत 1946 में इन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर ने की। इसको भी आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, पीपल एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत किस कॉलेज की स्थापना की गई? तो आपको याद रखना है सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की 1946 में स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था स्टूडेंट वो कह रहा है श्रमिकों की कार्यशील दशाओं को सुधारने के लिए स्वतंत्र भारत में पहला कारखाना, यानी टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास, तो फर्स्ट जो कह रहा है फैक्ट्री कहाँ स्टेब्लिश की गई? तो कब, सॉरी, पहला कारखाना अधिनियम यानी फर्स्ट जो है फैक्ट्री एक्ट वो कब आया? तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया 1948 में, ठीक है, जिसमें घंटों को तय कर दिया गया कि कितने घंटे काम करने हैं, ठीक है। फिर दूसरा आया था उसमें बच्चों को भी पहले काम करने के लिए कोई ऐसा तो नियम नहीं था, फिर बच्चों को 8 घंटे तक काम में लगाने, कितने से 8 उम्र से कम, तो ये सब चीज़ों को हुआ, ठीक है। तो इसमें 1948 में पहला कारखाना अधिनियम आया। चलिए दूसरी बात कह रहा है बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन नाम से भारत में पहले श्रमिक संघ, यानी अगर क्वेश्चन ये जरूर पूछ सकता है कि भारत का पहला श्रमिक संघ क्या था, तो उसका नाम याद रखेगा, भारत का प्रथम श्रमिक संघ जो था स्टूडेंट, इस चीजों को याद रखेगा, बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन था। और किसकी स्थापना की? एन.एम. लोखंडे। अब जो एनएम जो फर्स्ट ये जो था कि बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन.एम. लोखंडे, नारायण मेघ जी लोखंडे। और इसकी स्थापना किस ईयर में की गई स्टूडेंट? तो याद रखिएगा 1900 बोल दिया मैंने, इसकी स्थापना की गई 1890 में। कब की गई? 1890
1890 में, ठीक है। ताकि इसको इसकी स्थापना की गई, जो पहला एसोसिएशन था, कि ताकि श्रमिक अपनी बातें आकर खुले मंच पर रख सकें, ठीक है, और उनकी समस्याओं को जानकर उसका निदान किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में किसान संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है, यानी एग्रीग्रेरियन स्ट्रगल इन इंडिया। स्टूडेंट, साथ ही साथ स्टूडेंट अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो है एग्रीग्रेरियन स्ट्रगल इन इंडिया, कई बार जो हिंदी नाम न देकर सीधे अंग्रेजी नाम देकर ही पूछेगा, एग्रीग्रेरियन स्ट्रगल इन इंडिया नामक पुस्तक, क्योंकि इसका नाम यही है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो AR देसाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा AR देसाई, ठीक है। वो तो यहाँ पे दे दिया हिंदी ट्रांसलेशन, कई बार हिंदी ट्रांसलेशन नहीं देता है, ठीक है। तो आप इसका नाम एग्रीग्रेरियन स्ट्रगल इन इंडिया, यानी भारत में किसान संघर्ष का ये नाम है, और AR देसाई की एक पुस्तक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में होने वाले निजाई बोल आंदोलन का मूल कारण क्या था, ठीक है। तो जो कह रहा है कि जो यूपी में निजाई बोल आंदोलन जो मूवमेंट हुआ था, इसका मुख्य कारण क्या था, तो इसका स्टूडेंट मूल कारण ये आंदोलन करने का था कि जमींदारों द्वारा कृषि श्रमिकों का शोषण, यानी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर्स बाय जमींदार्स, ओके। तभी ये निजाई बोल आंदोलन कहाँ चला गया था, तो याद रखना उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था, ठीक है। ये सब चीजों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन को प्रभावपूर्ण में किसका योगदान है। अब देखिए, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन में मैंने बताया था सुंदरलाल बहुगुणा, इनके साथ जो थी वो गौरा देवी का नाम आता है, ठीक है। तो यहाँ ये चिपको आंदोलन पूर्ण रहा है, चिपको अपिको उसका ईयर मैंने सब आपको पहले बताया है। तो अब ये यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा तो दिया ही नहीं है, तो दूसरा जो प्रमुख व्यक्ति है गौरा देवी का नाम इसमें आता है, ठीक है। उत्तराखंड में ये जो चिपको आंदोलन हुआ था, इसी से प्रेरणा लेकर अपिको आंदोलन में पांडुरंगे हेगड़े ने अपिको आंदोलन कर्नाटक में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा था, किसने भारत में महिला आंदोलन की दुर्बलता के 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख किया है। तो देखिए, महिला आंदोलन जो वुमेन को लेके, वुमेन राइट को, उनकी इक्वालिटी, उनकी समानताओं को लेके, उनके हक को लेके जो आंदोलन, तो उसके उस भारत में उसके दुर्बलता के मतलब उसको उतना सफल न हो पाने के उनकी दुर्बलताओं का 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख किसने किया, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बी आपका स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा, नीरा देसाई, ठीक है। ऑप्शन बी, ओनली ऑप्शन बी आपका, ठीक है, नीरा देसाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक महिला आंदोलन का उद्देश्य है। महिला आंदोलन का उद्देश्य क्या है, अब कह रहा है एक कौन सा एक महिला आंदोलन का उद्देश्य है, स्त्री पुरुषों के बीच आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, ये तो सही है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था का उन्मूलन, यानी बस जो होता है ना कि घर में बस पिताओं की और इन लोगों की पुरुषों की चलती है, तो उसको पितृसत्तात्मक कहते हैं, उस व्यवस्था का उन्मूलन यानी उसको खत्म करना, एबोलिशन ऑफ पैट्रियार्कल सिस्टम, ये भी सही है। परंपरागत विचारों में परिवर्तन, यानी जो रूढ़िवादी सोच है उसमें परिवर्तन, तो उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर है कि डी हो जाएगा, कि सभी ये जो है ये क्या है, ये सारे ऑब्जेक्टिव है वुमेन मूवमेंट के। वुमेन मूवमेंट इन सारे मुद्दों को लेकर उठाया गया आंदोलन था, इन सारे मुद्दों को लेकर लड़ा जाने वाला आंदोलन था। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टूडेंट आपको याद रखना है कि 31 जनवरी 1992 में इसकी भारत में स्थापना की गई, ठीक है। महिला, ये पिछले बार भी आपके फर्स्ट सोशियोलॉजी में पूछा गया था, ठीक है, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पूछा गया, 31 जनवरी 1992, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक आंदोलन की मार्क्सवादी व्याख्या आंदोलन किस प्रकार से संबंधित है, यानी मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ मूवमेंट। तो सामाजिक आंदोलन की मार्क्सवादी व्याख्या, ये कौन सा आंदोलन है, ये क्रांतिकारी आंदोलन, रिवोल्यूशनरी, ठीक है, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में आता है, ठीक है। तो सामाजिक आंदोलन की मार्क्सवादी व्याख्या क्रांतिकारी आंदोलन है, ठीक है। चलिए जो और चलते हैं स्टूडेंट, जो लास्ट क्वेश्चन आया था वो भी देख लेते हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन आया था वो कह रहा है कि वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन, जिसका गठन 1917 में हुआ, तो पहले तो आपको क्वेश्चन से ही भी याद रख लेना है कि वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन का गठन 1940 में हुआ, और इसमें इसकी प्रणेता मतलब इसके सूत्रधार कौन कौन लोग थे। तो स्टूडेंट जब बात करते हैं वुमेन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो इसके सूत्रधार में एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और मार्गरेट कजिन्स का नाम आता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन हमारा ए है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू एंड मार्गरेट कजिन्स, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट 40 क्वेश्चन मैंने आपके लिए कवर किया है। साथ ही साथ स्टूडेंट बताना चाहूंगा, इस बार आपके मिड टर्म के पेपर नहीं होंगे, 50 एमसीक्यू आएंगे, जो 75 मार्क्स यानी 1.5 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। 50 एमसीक्यू होंगे, अच्छी तैयारी करके जाइएगा, सारे क्वेश्चंस को देख के जाइएगा, इसमें से जरूर आपको मदद मिलेगी एग्जाम में। मेरी तरफ से आपको गुड लक है, और भी बुक्स को लेकर पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को सॉलिड करिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा, वीडियोज को फ्रेंड्स से लाइक शेयर करना मत भूलिएगा स्टूडेंट, क्योंकि आपके इस छोटे से एफर्ट से हमें बहुत हौसला मिलता है, और हम आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आते हैं, ताकि आपकी तैयारी सबसे अच्छे ढंग से संपन्न हो सके। आप हमें उससे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वीडियो में हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया है। आपके एग्जाम के लिए आपको गुड लक।